दोस्तों, भारत ऐसे ही बर्बाद नहीं हुआ। भारत की बर्बादी में बहुत बड़ा हाथ भारत के अपने लोगों का रहा है, खास तौर पे कांग्रेस की टॉप लीडरशिप का। अभी बस सुनने में बहुत ही घिसी पिटी लगती है, हर बात के लिए कांग्रेस ही जिम्मेदार है। लेकिन आज मैं एक राय लेकर या अपना ओपिनियन लेकर नहीं आया हूँ, एक तथ्य आपके सामने रखूंगा, ऐतिहासिक दस्तावेज और भारत की इकोनॉमिकल पॉलिसी, मौद्रिक नीतियां और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, ये सब पब्लिक डोमेन में पहले से ही है। लेकिन हमारी जो एक नई जो हमारी जनरेशन है, उसमें से बहुत सारे लोगों को ये सब पता ही नहीं होगा कि कभी ऐसा भी हुआ था। तो ये एक घटना है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिसको आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से भारत की जो थी गल्फ रुपीस किया था। आप में से बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था। मैंने भी कुछ इसके बारे में सर्च किया, कुछ मेरे सामने आए चीज़ें, तो मुझे इसके बारे में पता करा। और फिर किस तरह से इंदिरा गांधी ने सरेंडर किया अमेरिका के सामने, ये वो पूरी स्टोरी है। अभी राहुल गांधी चीख रहे थे नरेंद्र सरेंडर, लेकिन सही मायनों में फ़र्क क्या है गवर्नमेंट के बीच में? हम जो बार बार बोलते हैं कि भाई कांग्रेस की सरकार ने ये बुरा किया वो किया, तो फिर लोग आना की शुरू कर देते हैं कि अब कांग्रेस को लगातार जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि सारे काम बुरे हुए, कुछ अच्छा काम नहीं हुआ। तो कुछ अच्छे काम हुए होंगे, उनकी तारीफ ज़रूर होगी, लेकिन जो बुरे काम हुए जिनकी वजह से देश को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, उसके बारे में डिस्कस करना, उसके बारे में लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, गल्फ रुपीज़ के बारे में और इंदिरा गांधी के सरेंडर के बारे में, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको इनके बारे में पता ही नहीं होगा। लेकिन जब आप पूरा कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस सब ने देश का कितना बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि एक समय ऐसा भी था जब भारत की रीजनल करेंसी जो थी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग थी, वो पूरी तरह से एक एंकर थी, और उस करेंसी का नाम था गल्फ रुपीस। नोट लाल रंग का होता था, आर जैसे कि आज एक आर होता है, रुपीस का चिन्ह होता है, उससे पहले जेड लिखा जाता था। तो जेड का मतलब ये था कि ये जो करेंसी थी ये गल्फ रुपीस की, और ये जो करेंसी थी काठमांडू से लेके कुवैत तक और पूर्वी अफ्रीका से लेके दक्षिण एशिया तक चलती थी। यानी कि यूएई, कतर, ओमान, बहरीन, कुवैत और अफ्रीका के जो देश में केनिया, युगांडा, तंजानिया, इन सब में ये करेंसी चलती थी। इन देशों में जितना भी व्यापार होता था, जो भारतीय ही नहीं जो यहाँ के व्यापारी व्यापार करते थे, जो इंपोर्ट होता था भारत से चीज़ें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो सब होता था, वो गल्फ रुपीस में होता था। वो सारा बिजनेस अपना उसी में लिखते थे व्यापार, और उसी में ही सारा ये बिजनेस ये लोग करते थे, क्योंकि उस समय डॉलर इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था। डॉलर की जो स्ट्रांग हो वो बाद में हुआ, और उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा हाथ है कि उन्होंने किस तरह से डॉलर को स्ट्रांग करने में मदद की और किस तरह से सरेंडर किया। तो ये सारी घटनाएं जो भी एक के बाद एक हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज हम बहुत सारी चीज़ों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि भारत चाहता है कि जो उसका रुपीज़ है उसे इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिले, ज़्यादा से ज़्यादा देश जो भारत के रुपीज़ है उसमें व्यापार करें, ताकि इससे भारत की इकोनॉमी को फायदा होगा। उसी तरह से आपने सुना होगा कि ब्रिक्स करेंसी की भी बात हुई थी। जो ब्रिक्स के देश हैं वो चाहते थे कि अपनी करेंसी हो, और अगर उसमें व्यापार होगा, ब्रिक्स की करेंसी में व्यापार होगा, तो इन सभी देशों को फायदा होगा। हालांकि अमेरिका इसके खिलाफ था, और लगातार हम सुनते रहते हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प इसके अगेंस्ट बात करते हैं, और वो कहते हैं कि ब्रिक्स तो एक डेड ग्रुप हो चुका है। लेकिन इसके पीछे भी यही रीज़न है कि ये लोग चाहते हैं कि इनका जो डॉलर है अमेरिकन का, ये काफ़ी स्ट्रांग रहे। अब भारत का जो था गल्फ रुपीस, वो एक ज़माने में यानी कि जो 50s 60s के ज़माने में बहुत स्ट्रांग था। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे देश इस पूरे रीजन के उसमें व्यापार करते थे। फिर सडनली ये जो गल्फ रुपीस था ये रातों रात गायब हो गया। अब ये हुआ कैसे? अब ये किसी युद्ध की वजह से नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने कोई सैन्य ताकत के कारण ये हो गया। दोस्तों, अगर भारत के रुपीज़ में, भारत की करेंसी में बहुत सारे देश व्यापार करते हैं भारत के साथ ही आपस में, तो उससे भारत की इकोनॉमी को फायदा मिलेगा। आज जो हम ये करना चाहते हैं ये ऑलरेडी हमारे पास था, 50s में 60s में ये ऑलरेडी हो चुका था, हमारे पास गल्फ रुपीस था। और ये जो गल्फ रुपीस स्ट्रांग बना था, ये कोई ऐसा नहीं था कि भारत ने कोई सैन्य कार्रवाई की या कोई ताकत दिखाई तब, नहीं, ये हुआ था इसलिए कि भारत की इकोनॉमी थे, भारत पे इन सभी देशों का भरोसा था। क्यों? क्योंकि भारत के पास एक बहुत बड़ी आबादी थी, और ये जितने भी देश हैं ये सब भारत के साथ उस समय बिजनेस करते थे, और भारत पे इन लोगों का भरोसा था, और जिसकी वजह से ये भारत की करेंसी यानी गल्फ रुपीस में बिजनेस करते थे, और इसका फायदा भारत की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा होता था। 1949 में ब्रिटेन ने पाउंड स्टर्लिंग का डीवोल्यूशन किया, और भारत भी तब पाउंड के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसका नतीजा ये हुआ कि भारत को भी इससे नुकसान हुआ। लगभग 30% अवमूल्यन भारत को अपनी मुद्रा का करना पड़ा। अब ये नुकसान तो था भारत के लिए, झटका तो था, लेकिन इतना घातक नहीं था, क्योंकि ब्रिटेन के वजह से सब हुआ था, तो उसमें भारत का इतनी बड़ा रोल नहीं था। लेकिन इस झटके को भारत ने झेल लिया। गल्फ जो रुपीस था वो तब भी चलता रहा, और भारत की साथ तब भी बनी हुई थी। लेकिन जो असली तूफान आया वो आना बाकी था, वो आया 1966 में। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं। अब लाल बहादुर शास्त्री भी काफ़ी स्ट्रांग लीडर है,
65 की वॉर के बाद उन्होंने बिल्कुल छुपने से मना कर दिया था अमेरिकन और जो विदेशी जो दबाव थे उसके आगे, और एक स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर वो उभरे थे, और यही वजह है कि आज भी उनकी लोकप्रियता देश में है। लेकिन फिर उनकी ताशकंद में एक रहस्यमयी मृत्यु हो जाती और उसके बाद इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनती है। अभी हम सबको पता है कि जो 50-60s का ये समय था, इसमें भारत में खाद्य संकट होता था। अमेरिका से PL 480 के तहत गेहूं आता था, जो कि इतनी घटिया क्वालिटी का होता था कि उनके जानवर भी उसे नहीं खाते थे। तो उस गेहूं पर ये लोग भारत भेज देते थे और भारत की सरकार मजबूर थी इस तरह के गेहूं को लेने के लिए। एक तरह की सहायता होती थी और उसमें ये भेजते थे। तो उस समय की हमारी ये कंडीशन थी खाद्यान्न की वजह से कि कहीं ना कहीं भारत पे दबाव होता था, और उस तरह के दबाव तो आज भी हैं, क्योंकि बहुत सारी डिपेंडेंसीज होती हैं। हालांकि आ जाओ उस जमाने से काफी ज्यादा मजबूत है, लेकिन फिर भी डिपेंडेंसीज तो आज भी हैं। लेकिन असली फर्क पड़ता है कि आपकी सरकार कितनी मजबूत है, प्राइम मिनिस्टर आपकी कितने मजबूत है, वो किस तरह से फैसले लेते हैं। 1966 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अमेरिका जाती हैं और अमेरिकन सरकार उनसे बोलती है कि जो आपकी रुपीस है, इंडियन रुपीस, उसको आप डीवैल्यूएशन करो। अभी अमेरिका क्यों चाहता था भारतीय रुपए का अवमूल्यन कर? क्योंकि अमेरिका का निशाना था वो गल्फ रुपीस का। गल्फ रुपीस हट जाए मार्केट से और डॉलर उसकी जगह ले लो, ये सारी चाल थी। इसीलिए अमेरिका ने साफ साफ कहा कि गेहूं चाहिए तो रुपए का अवमूल्यन करो। और फिर उससे हुआ क्या? रातों रात भारत की सरकार ने यह फैसला किया दबाव में आके, यानी कि इंदिरा गांधी ने सिलेंडर कर दिया और उन्होंने रातों रात 57% डीवैल्यूएशन कर दिया रुपीस का। यानी कि पहले जो $1 4.76 का था, वो सीधे सीधे $7.50 के आसपास पहुंच गया। यानी कि जो भारतीय रात को सोए वो अमीर थे और सुबह जब उठे वो गरीब हो गए। उनकी पूरी आधी जो थी कमाई वो पूरी तरह से मट्टी हो गई, वो चली गई। और इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ा भारत की पूरी इकोनॉमी पे, और इमीडिएट इसका असर हुआ। और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो हुए ही, इमीडिएट ये असर हुआ कि भाई इम्पोर्ट महंगा हो गया, इन्फ्लेशन बेकाबू हो गया, बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ गई। एक्सपोर्ट का कोई फायदा था नहीं, क्योंकि एक्सपोर्ट हम उस समय करते ही नहीं थे, इतनी इंडस्ट्री थी नहीं। अब इसका लॉन्ग टर्म असर क्या हुआ? सबसे पहले तो गल्फ रुपीस खत्म हो गया और उसकी जगह डॉलर में ले ली। जो विदेश थे, जितने भी देश थे अफ्रीका के या फिर गल्फ के देश, और ये सारे देश जो भारत के इस गल्फ रुपीस में बिजनेस करते थे, उनका रातों रात भारत की इकोनॉमी पे, भारत की सरकार पे से भरोसा खत्म हो गया। क्योंकि जैसे भारत का नुकसान हुआ, वैसे इन सभी देशों का इससे नुकसान हुआ। क्योंकि एक रात में ही बिना किसी वजह के, सिर्फ अमेरिकन दबाव में, आपने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया। ऐसा नहीं था कि कोई सैली कार्रवाई आपके अगेंस्ट हो रही थी या कोई सैंक्शन आप पे लग गए थे, नहीं, सिर्फ उनके कहने और उनके थोड़े से दबाव पे आप बिल्कुल झुक गए। तो इससे जो भारत की सरकार थी, उसकी जो साख थी, जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी की साख थी, वो एक रात में खत्म हो गई। और इन देशों का जब भरोसा उठ गया, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ इससे, और जो भी इनका भरोसा उठ गया वो आज तक नहीं बढ़ा है। गल्फ देशों ने साफ साफ कहा कि जो देश रातों रात दबाव में अपनी करेंसी को गिरा दे, उस पर भरोसा कैसे किया जा सकता है। यहीं से डॉलर का वर्चस्व मजबूत हो गया और भारत ने खुद उसमें एक बहुत बड़ा योगदान दे दिया इस तरह का कदम उठा के, जो कि भारत के लिए पूरी तरह से आत्मघाती था। और इसमें इतने लॉन्ग टर्म के इम्पैक्ट भारत को झेलने पड़े कि धीरे धीरे जैसे समय बीता, जैसे ये 66 में ये चीज़ हुई, उसके बाद जो समय बीता, जैसे हम आगे वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था को कितने लॉन्ग टर्म पे, यानी अगली 90s तक इसका नुकसान झेलना पड़ा है। अब इंदिरा गांधी की सरकार ने जब इस तरह के फैसले लिए तो उससे देश की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अब उसे छुपाने के लिए कई तरह के और फैसले लिए गए, यानी और बड़ी गलतियां की गई। जैसे कि बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, गरीबी हटाओ का उन्होंने नारा दिया, कोटा परमिट राज वो ले आई, और प्राइवेट सेक्टर का उन्होंने पूरा गला खोल दिया। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंकों का नेशनलाइजेशन जब ये चीज़ की गई तो तत्कालीन सरकार ने ये बात बोली, इंदिरा गांधी ने बात बोली कि ये जो बैंक है ये कुछ अमीरों के हाथ में, और जब इनका नेशनलाइजेशन होगा तो उसका फायदा आम और गरीब आदमी को मिलेगा। लेकिन उससे ऐसा कोई फायदा नहीं मिला, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि एक आम आदमी के लिए इन बैंकों में खाता खुलवाना था जितना मुश्किल था कि वो खुलवा ही नहीं सकते थे। आसानी से खाते खुलने कब शुरू हुए? जब 2014 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी और उन्होंने धन जन की योजना शुरू की, तो उसमें आसानी से गरीबों के खाते खुले। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते धन जन योजना में खुले हैं। लेकिन यही काम उस समय की सरकार में नहीं हुआ, और जिस तरह से नेशनलाइजेशन किया गया सिर्फ गलतियों को छुपाने के लिए। इंदिरा गांधी ने नारा दिया गरीबी हटाओ। अभी गरीबी बढ़ाई किसने? गरीबी आई कहाँ से? अच्छे खासे देश की एक इकोनॉमी चल रही थी, आपने एक ऐसा फैसला लिया, अमेरिकी दबाव में सरेंडर कर दिया, जिसके बाद देश की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई। उसका पूरा जो इम्पैक्ट था वो गरीबों तक भी पहुंचा। और फिर जब गरीब बढ़ गए तो आपने नारा दे दिया गरीबी हटाओ। तो गरीबी लाया कौन था? किसकी गलत नीतियों की वजह से गरीबी आई थी? दूसरी चीज़,
कोटा परमिट राज ने प्राइवेट सेक्टर का पूरा गला घोट दिया। करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि आपको कोई कोटा लेना है, परमिट लेना है, तो आपको उसके लिए कहीं ना कहीं नेताओं के पास जाना है, ब्यूरोक्रेसी के पास जाना है, और कहीं ना कहीं इससे करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। एक गैस सिलेंडर लेने के लिए भी MP MLA से दिखवाना पड़ता था। एक स्कूटर आपको खरीदना हो या कार खरीदनी हो तो बहुत ही लिमिटेड बनाई जाती थी। फैक्ट्रियों को आदेश थे कि एक साल में आप खरीद इतने यूनिट्स ही बना सकते हैं। तो जब आपको स्कूटर देना है, कार लेनी है, तो आपको फिर पहले से ही उसकी बुकिंग करानी पड़ती थी। अब उससे एक नया मार्केट बना। जो अमीर लोग होते थे या जो ये MP MLAs होते थे, ये क्या करते थे, पहले से ही बुकिंग करवा लेते थे। जब बुकिंग कराई 15,000 में मिल गया, और उसी स्कूटर को या उसी प्रोडक्ट को ये 25-30 हज़ार में बेचते थे। यानी कि ब्लैक मार्केटिंग की पूरी इकोनॉमी खड़ी हो गई देश के अंदर, ब्लैक मार्केटिंग इन चीज़ों की। उसी तरह से गैस का, कि गैस आपको लेनी है, टेलीफोन का कनेक्शन आप में ले रहा है, तो उसके लिए आप MP और MLA से सिफारिश लिखवाओ, उसके लिए पैसा जाएगा। नहीं है तो लोग कनेक्शन नहीं रख लेते थे, फिर वो कनेक्शन बेचते थे 3 गुने 4 गुने दामों पे। तो इसने इतना ज़्यादा नुकसान किया इस देश की इकोनॉमी का। आज तो इतना आसान है, आप जाइए, अभी आपको गैस का कनेक्शन मिल जाएगा, स्कूटर खरीदना है, आपको जो भी खरीदना है, इसीलिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो लोग इस चीज़ को जानते हैं, जो 80s कि में लोग इन्होंने पढ़ा होगा, या जो समय के लोग हैं, वो इस चीज़ को अच्छी तरह से जानते हैं कि सब क्या था। तो दोस्तों, कुल मिला के ऐसी पॉलिसीज इंदिरा गांधी जी ने बनाई, या उन्होंने जो सरेंडर किया अमेरिका के सामने, उसमें उन्होंने गरीबी हटाने का जो नारा दिया, उससे पहले उन्होंने गरीबी कई गुना बढ़ा दी, कई गुना गरीबी बढ़ गई, और उसके बाद कहा गया कि गरीबी हटाओ। अब यहाँ पे फिर समय चेंज होता है। 1991 में हमने उदारीकरण की नीति अपनाई, लेकिन उसके बारे में थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले मैं छोटी सी चीज़ बता दूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोग नाराज़ हो जाएंगे, बोलेंगे कि मैं कांग्रेस के लिए वही बार बार पॉइंट करता हूँ, मैं कांग्रेस की नीतियों पे सवाल उठाता हूँ। लेकिन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री भी कांग्रेस के लिए प्रधानमंत्री थे, और 65 की वॉर में उन्होंने लगभग झुकने से मना कर दिया था, और बिल्कुल एक नेशनलिस्ट लीडर की तरह से देश के हित के लिए खड़े रहे। और यही वजह है कि आज तक वो बहुत लोकप्रिय है देश। यही जो ताकत थी इंदिरा गांधी ने नहीं दिखाई। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, शायद बहुत लोग तारीफ करते हैं 71 की वॉर को लेकर, लेकिन 71 की वॉर पे भी अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पाएंगे कि सरकार बहुत गलतियां करने वाली थी, और कहीं ना कहीं वो गलतियां नहीं हुई। बहुत ज़्यादा दबाव में सरकार आने वाली थी, लेकिन उस समय जो सेना के जो हमारे फील्ड मार्शल थे, वैनी पॉनिक शॉ ने बहुत अच्छा निर्णय लिए। सेना की टॉप लीडरशिप ने बहुत अच्छा निर्णय लिए, जिसकी वजह से हम 71 पे इतनी बड़ी हम विक्ट्री हमें मिली। अगर सारी चीज़ें अगर इंदिरा गांधी के हिसाब से हो गई होती, और जगह जगह जो जिस तरह से वो दबाव में आ रही थी, उस तरह से डिसीजन वो इम्प्लीमेंट हो गए होते हैं, तो फिर 71 की वॉर इतनी बड़ी विक्ट्री के रूप में नहीं हो पड़ती। सेना ने अपना काम अच्छी तरह से किया, लेकिन हमारी लीडरशिप बहुत कमज़ोर पड़ी। खासकर जब शिमला एग्रीमेंट हुआ, उसमें वो चीज़ साफ दिखती है। तो अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे, आप मेरी बात पे यकीन मत कीजिए, थोड़ा खुद भी रिसर्च कीजिए। ऐसा नहीं है कि जो मैं कह रहा हूँ आप उस बात को सही मान लें, लेकिन आप जब इस पर रिसर्च करेंगे, आप इन सारी चीज़ घटनाओं को पढ़ेंगे, इन्हें जोड़ेंगे, इन्हें समझने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, और आपको ये सारी चीज़ें सही लगेंगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 91 की। अब 91 आते आते हमारी जो इकोनॉमिकल कंडीशन थी इतनी बुरी हो चुकी थी कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। IMF से हमें लोन लेना था, $7 मिलियन का लोन था, और उसके लिए IMF ने एक शर्त रखी कि भाई अपनी मार्केट खोलो, उदारीकरण की नीति अपनाओ। हमारे देश में कहा जाता है कि भाई मनमोहन सिंह की वजह से ये उदारीकरण हुआ, या PV नरसिंह राव। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ये लोग इसके लिए जिम्मेदार नहीं थे। कांग्रेस की नीतियाँ तो समाजवादी नीतियाँ थी, मनमोहन सिंह की सारी नीतियाँ समाजवादी नीतियाँ थी। अगर आप उनके पूरे कैरियर को पढ़ेंगे, रिजर्व बैंक के गवर्नर से लेके जितने भी पदों पे वो रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर तक, तो उनकी पूरी नीतियाँ समाजवादी नीतियाँ। लेकिन उदारीकरण उन्होंने क्यों अपना ग्लोबलाइजेशन क्यों किया उन्होंने इकोनॉमी का? तो उसका रीज़न ये नहीं था कि IMF की शर्त थी कि भाई अगर आप अपनी मार्केट नहीं खोलेंगे, उदारीकरण नहीं करेंगे, तो ये जो $7 बिलियन का लोन है आपको मिलने वाले, ये हम आपको नहीं दें। और अगर वो लोन नहीं मिलता तो भारत ये जो अर्थव्यवस्था थी वो उस कंडीशन में पहुंच चुकी थी कि वो दिवालिया हो सकती थी। अब ये क्यों हुई? 66 का मैंने आपको बता दिया कि इंदिरा गांधी ने क्या ब्लेंडर किया, उसके बाद गरीबी कैसे बढ़ी देश में, देश की इकोनॉमी का कैसे बेड़ा गर्क हुआ, और 80s आते आते वो चीज़ें बिल्कुल इतनी ज़्यादा दिखने लगी थी कि देश की इकोनॉमी और देश की GDP बहुत तेज़ी से नीचे गई। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा देश को लेट 80s में, जब राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि उन्होंने भी काफ़ी गलत तरीके से लिए, देश को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा था विदेशों। ये सिर्फ एक बार हुआ है। आज तक के इतिहास में केवल एक बार भारत ने अपना सोना गिरवी रखा है, और एक बार IMF से लोन लिया है, और उसका कारण इंदिरा गांधी की सिलेंडर पॉलिसी थी, क्योंकि राजीव गांधी ने भी इसी को आगे बढ़ाया और ठीक करने की कोई कोशिश नहीं।
90s आते आते भारत की अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, खस्ताहाल हो चुकी थी और पीवी नरसिम्हा राव के पास कोई और रास्ता बचा ही नहीं था कि वो आईएमएफ की शर्तों को मारे। दोस्तों 1991 में आर्थिक उदारीकरण हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डॉलर का पूर्ण वर्चस्व खो चुका था, भारत अपनी साख खो चुका था और गल्फ रुपीज जो था जिस पे वीडियो है वो पूरा इतिहास बन चुका था। वो इतिहास की बात हो चुकी थी, लोग उसे भूल चुके थे क्योंकि पूरी तरह से डॉलर ने गल्फ रुपीज को खत्म कर दिया था। दोस्तों जो खोया गया था वो एक खुदरा नहीं थी, वो भारत का सम्मान था, वो एक लीडरशिप की ताकत थी जो हमारे पास थी, एसेट था हमारा कि हमारी इकोनॉमी को बहुत फायदा उससे होता था। वो हमारे हाथ से सिर्फ एक गलत निर्णय या दबाव में सरेंडर की नीति के कारण चला गया। दोस्तों बात करते हैं तब और अब की, यानी कि तब की जो लीडरशिप थी और अब की लीडरशिप में फ़र्क क्या है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंदिरा गांधी की गलत नीति या दबाव में आने की वजह से जिस तरह से उन्होंने सिलेंडर किया उसका कितना बड़ा नुकसान भारत की इकोनॉमी को हुआ। हालांकि लाल बहादुर शास्त्री एक स्ट्रॉन्ग प्रधानमंत्री थे, लेकिन उनकी अचानक की मृत्यु हो जाती है, बहुत ही रहस्यमय मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनती है और ये सारी चीज़ें तय होती है। तो दोस्तों आज भी अमेरिका उसी तरह की नीति अपना रहा है, आज भी वो दबाव डाल रहा है भारत की आज की सरकार पे कि भी एग्रीकल्चर को खोलो, डेयरी खोलो और जो फिशिंग सेक्टर है उसको खोलो। और भारत की ये जो सरकार है, आज की जो सरकार है, वो अपनी एक रेड लाइन दिखा चुकी है कि हम अपने किसानों के हितों से समझौता नहीं करेंगे और एग्रीकल्चर, डेयरी और फिशिंग का जो ये सेक्टर है ये अमेरिकी कंपनियों के लिए नहीं खुलेंगे। और मोदी जी भी इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भारत की साख खत्म हो जाएगी अगर वो छुप जाते हैं। तो दुनिया को संदेश जाएगा कि भारत दबाव में आ सकता है, भारत को दबाव में लाया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी नहीं हुआ, ना ही ये होगा, क्योंकि यही फर्क है कि 1966 में जो सरकार थी यानी 1996 में जो इंदिरा गांधी की सरकार है और आज की सरकार में यही फर्क है। वो सरकार थोड़े से दबाव में झुक गई और देश का बेड़ा गर्क कर दिया। ये सरकार झुकने को तैयार नहीं है और यही फर्क है और इसलिए मोदी जी की तारीफ होनी चाहिए। दोस्तों इसलिए ये कहना गलत नहीं है कि कांग्रेस को दोष क्यों दिया जाता है। दोष इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये फैसले उनके थे, ये उनके फैसले थे जिसके परिणाम को इस देश ने भुगता है। अब मेरी बात को मत मानिए, इतिहास को पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, तथ्यों को समझने की कोशिश कीजिए और फिर खुद निर्णय लीजिए कि सही क्या है गलत क्या है। दोस्तों आज के अंत में इतना ही था, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद।